स्वागत है आप सभी का। हम लोग क्लीविंग एंजाइम्स की तीसरी कैटेगरी आज पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि विदलनकारी एंजाइम की तीसरी कैटेगरी पढ़ रहे हैं और उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इससे पहले हम लोगों ने एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। यहां पर क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई एंजाइम है तो ये है। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज जो है वो 3 वैज्ञानिकों ने की थी, आर्बर, नथान्स और स्मिथ ने, और इसके लिए उन्हें 1978 का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। एक बार मैं फिर से बता दूं, द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम गोज टू अ ग्रुप ऑफ 3 साइंटिस्ट, आर्बर, नथान्स एंड स्मिथ। इन्हें हम आणविक कैंची कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स और मॉलिक्यूलर स्कैल्पल्स। ओके, ये बायोलॉजी की कैंची है, आणविक कैंची कहते हैं इन्हें। क्यों? क्योंकि ये डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तभी तो लिखा हुआ ये एंजाइम डीएनए अणु को विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम पर काटते हैं। दीज एंजाइम्स कट द डीएनए एट स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, है ना, मतलब हर जगह से नहीं, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की पहचान करते हैं और फिर डीएनए के अंदर उस स्थान के ऊपर कट लगा देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं और ये डीएनए अणु को विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम यानी कि स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर काटते हैं। ओके, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो खोजा गया था उसे हम हिंद-2 कहते हैं। ओके, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो खोजा गया था वो कौन सा है, हिंद-2। आगे चलकर ये बताएंगे कि ये ऐसा क्यों कहते हैं इनको। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक विशिष्ट नोमेनक्लेचर होता है, नामकरण की विधि होती है। जब तक आपको नोमेनक्लेचर की विधि नहीं आएगी तब तक आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि मैंने हिंद-2 इसे क्यों कहा है। ओके, नाउ अब कैसे काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, अपना कार्य कैसे करता है। तो हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए अनुक्रम की लंबाई का क्या करता है, निरीक्षण करने के बाद अपना कार्य करता है। मींस ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम विल डू इट्स फंक्शन आफ्टर इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए। यानी कि डीएनए अनुक्रम क्या करता है, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए अनुक्रम की लंबाई का यानी कि डीएनए सीक्वेंस की लंबाई का पहले निरीक्षण करता है, इंस्पेक्शन करता है, उसके बाद में अपना क्या करता है, कार्य करता है। और जब ये निरीक्षण कर लेता है तो निरीक्षण करने के बाद में इंस्पेक्शन कर डीएनए की एंटायर लेंथ का निरीक्षण करने के बाद, इंस्पेक्शन करने के बाद यह एंजाइम एक विशिष्ट 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड क्षार अनुक्रम को पहचानता है। मैं फिर से बता दूं, इंस्पेक्शन करने के बाद ये 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड क्षार अनुक्रम की क्या करता है, पहचान करता है। डीएनए पर 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम की पहचान करता है। इस अनुक्रम को या इस क्रम को अभिज्ञान क्रम कहते हैं, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कहते हैं। आप चाहो तो इस रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस को पैलिंड्रोम भी कह सकते हो। अभी मैं बताऊंगा कुछ ही देर के अंदर कि पैलिंड्रोम क्या है। ओके, तो या तो आप उसे अभिज्ञेय क्रम या अभिज्ञान क्रम, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस या पैलिंड्रोम भी कहते हैं। ओके, और याद रखना कि ये जो अभिज्ञान जो क्रम है, राइट, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या होगी वो 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड की ही होगी। मतलब कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमेशा 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को ही पहचानेगा। ठीक है, अब जब जैसे ही ये पहचान हो जाएगी उसके बाद में ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो डीएनए से बाइंड हो जाता है, जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद में अब अपना एक्शन करेगा। एवं अब डीएनए की जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, आप सब जानते हैं डीएनए, आपने पढ़ा होगा डीएनए के अंदर शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। तो अब डीएनए की शुगर फॉस्फेट बैकबोन में विशिष्ट बिंदुओं पर दोनों लड़ियों में ये क्या लगा देता है, कट लगा देता है। दोनों लड़ियों में, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में, इट कट्स बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। जैसे कि मैंने यहां पर बता रखा है कि ये डीएनए का डबल हेलिक्स है। ये क्या है, डीएनए का डबल हेलिक्स है। ठीक है, तो एक कट तो यहां पर लगाया, विशेष स्थान पे लगाया,
एक कट यहां पर लगाया और एक कट कहां पर लगाया, यहां पर लगाया। तो आप देख सकते हैं कि डीएनए की दोनों ही लड़ियों में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने विशिष्ट बिंदुओं पर क्या लगा दिया है, कट लगा दिया है। ओके, अच्छा मैंने कहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए की लेंथ का इंस्पेक्शन करने के बाद में जिस अनुक्रम को पहचानता है वो 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड वाला होता है, उसे अभिज्ञान अनुक्रम या रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कहते हैं, या उसे हम पैलिंड्रोम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पैलिंड्रोम। तो देखो हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए में एक विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की पहचान करता है। राइट, डोंट बी कंफ्यूज्ड, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस और पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एक ही है। ओके, अब एक प्रश्न उठता है कि चलो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने एक विशिष्ट सीक्वेंस की पहचान कर ली जिसे हमने पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहा। अब प्रश्न उठता है कि पैलिंड्रोम क्या है। तो मैंने दो चीजें लिखी हुई है, एक तो मैंने लिखा हुआ है कि पैलिंड्रोम क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, और दूसरा मैंने कहा है कि डीएनए में पैलिंड्रोम क्या है। ओके, दोनों के मायने अलग अलग है। पहले आप ये शब्द का मतलब समझो कि पैलिंड्रोम क्या है। तो पैलिंड्रोम एक अक्षरों का समूह है, इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जो फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ने पर सेम वर्ड बनाते हैं। क्या कहा मैंने, पैलिंड्रोम क्या है, एक अक्षरों का समूह है, इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जो फॉरवर्ड से बैकवर्ड और बैकवर्ड से फॉरवर्ड यानी कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ने पर सेम वर्ड बनाते हैं, ऐसी सीक्वेंस को पैलिंड्रोम कहते हैं। जैसे कि मलयालम, अब आप इसको फॉरवर्ड टू बैकवर्ड पढ़ें या बैकवर्ड टू फॉरवर्ड पढ़ें, इट सेम्स टू बी सेम। ये देखो MALAYALAM, MALAYALAM। अब चाहे मैं इसको इधर से इधर पढ़ूं या इससे इस डायरेक्शन के अंदर पढ़ूं, इट सीम्स टू बी सेम। अब जैसे देखो मैडम, MADAM, MADAM। ठीक है, एक फनी सा एग्जांपल है, तेजू के पापा के जूते, तेजू के पापा के जूते, तेजू के पापा के जूते। आप देखो it seems to be same when read in both direction, whether forward to backward or backward to forward। मतलब ये हुआ कि सेम वर्ड read in both direction, आप किसी भी दिशा के अंदर पढ़ो आपको एक ही वर्ड मिलेगा, सेम वर्ड रीड इन बोथ डायरेक्शन, मलयालम, मैडम, तेजू के पापा के जूते एक्सेट्रा। तो ये तो पैलिंड्रोम का शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन डीएनए में पैलिंड्रोम क्या है, तो इस डीएनए में पैलिंड्रोम के थोड़े से मायने डिफरेंट है। अब आप देखो, आप इस सीक्वेंस के ऊपर कंसेंट्रेट कीजिएगा, GAATTC CTTAAG। इस सीक्वेंस का जो डायरेक्शन हुआ है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, आप यू देखें, एक यूं और एक ऐसे, तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर। डीएनए में पैलिंड्रोम क्या है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स। अच्छा, 4 या 6 न्यूक्लियोटाइड होंगे उस सीक्वेंस के अंदर, ये फिक्स है। ओके, जैसे कि यहां पर देखो कितने आपको दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं। तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर। ये क्या है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स दैट रीड्स सेम ऑन द 2 स्ट्रैंड्स। यानी कि पैलिंड्रोम एक सीक्वेंस है किसका, क्षार युग्मों का, बेस पेयर्स की, that reads same on the 2 strands, that reads same in the 2 strands, right? जो दोनों ही लड़ियों के अंदर रीड करने पर समान प्रतीत होती है, लेकिन एक कंडीशन है, राइट? इफ क्या है, when orientation of reading is kept the same, लेकिन शर्त एक है कि आपको पढ़ने की दिशा समान रखनी होगी, राइट? यानी कि when orientation of reading is kept same, तो ही आप उसको पैलिंड्रोम मानेंगे। कहने का मतलब क्या है, यदि आप इस लड़ी को ऐसे पढ़ रहे हो GAATTC 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, तो आपको इस लड़ी को भी फिर उसी दिशा में पढ़ना होगा। इसको यदि 5 प्राइम टू 3 प्राइम में पढ़ा है, तो इसको आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम में पढ़ोगे तो वही प्रतीत होगी जो आपको ऊपर दिखाई दे रही, GAATTC और GAATTC, राइट? मतलब कि यदि मैंने दोनों लड़ियों के अंदर पढ़ने की दिशा को समान रखा तो क्या मिलेगा मुझे, दोनों ही लड़ियां समान रीड होगी। लेकिन यदि मैंने पढ़ने की दिशा को बदल दिया, जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और मैंने इस लड़ी को तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में पढ़ा और इसको मैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम में पढ़ लूं, तो कभी भी वो समान प्रतीत नहीं होगी। जैसे GAATTC, अब मैं इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम में पढ़ा, अब इसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम में पढ़ लूं तो समान प्रतीत नहीं होगी। ये देखो CTTAG, ये समान कहां हुई? तो कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं
कि पैलिंड्रोम इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स दैट रीड्स सेम ऑन द टू स्ट्रैंड्स व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम। मतलब दोनों लड़ियों के अंदर या तो आपको पढ़ने की दिशा जो है वो रखनी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, या आपको दोनों लड़ियों के अंदर पढ़ने की दिशा जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम रखनी होगी, राइट। तो जैसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसको मैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम में पढ़ूं तो इसको भी मुझे 3 प्राइम टू 5 प्राइम में पढ़ना है, जैसे कि तो समान प्रतीत होगा। CTT AG 3 प्राइम टू 5 प्राइम, अब वापस से 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ो CTT AG, राइट। इसको हम क्या कह देते हैं, पैलिंड्रोम कह देते हैं, ओके। तो इस वीडियो के अंदर हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक पार्ट पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में अभी बहुत सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि ये सारे एंजाइम्स में से जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है। तो इसके बारे में भी बहुत सारा डिस्कशन बाकी है, तो मेरे वीडियोस को देखते रहिए और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।